गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ में। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? आपको स्टेट का नाम बताना है। आपको नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है। नेशनल पार्क का नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर सिक्किम में है? कहाँ पर है ये जो नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन के नाम से? ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, कौन से भारतीय राज्य में मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चे? हिमाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भारत के कौन से राज्य में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे मिलेगा आपको? भारत के दक्षिण में केरल स्टेट में मिलेगा, केरल राज्य में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग पंचवटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बताइए। वाल्मीकि रामायण का एक पात्र या फिर एक जो है आपका स्थान है पंचवटी, ये आज के भारत के कौन से वर्तमान स्टेट में स्थित है? पंचवटी कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, वर्तमान में महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी के संबंध में GSTIN का फुल फॉर्म बताइए, का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी के संबंध में देखिए, जीएसटी का मतलब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद में आपको आई और एन को पहचानना है, आई और एन को पहचानना है। आइडेंटिफिकेशन नोट होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, या फिर इंफॉर्मेशन नंबर होता है, या फिर इनकम नंबर होता है। बस ये है आपका। बाकी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस तो चारों में ही सेम है, चारों में ही कॉमन है। आपको आई और एन का मतलब बताना है। GSTIN, GSTIN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है शतरंज। इस खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? शतरंज, चेस, ये कहाँ से शुरू हुआ खेल है? भारत है, फारस है, अरबी है या फिर यूरोप है? कहाँ पे शुरू हुआ था? सबसे पहले कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। ठीक है, शतरंज। अगला है चक्रीय निर्धन, साइक्लिक पुअर्टी। साइक्लिक पुअर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो वो गरीब जो कि, एक तो वो लोग जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, ठीक है, इसे चक्रीय निर्धनता कहा जाता है। या फिर जो लगातार गरीब और गैर गरीब होने के बीच झूलते रहते हैं, या फिर जो अधिकतर गरीब गैर गरीब रहते हैं लेकिन कभी कभी वो गरीब हो जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर सभी के सभी। जो ऑप्शन है वो सही है, बताइए। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय निर्धनता लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट के दो टर्म है। ठीक है, एक ही जैसा इनका मीनिंग होता है। इसमें क्या है, वो व्यक्ति जो कि साल के कुछ महीने में जो है आपका अच्छी इनकम कर रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, ठीक है, और साल के बाकी महीनों में जो है उसके पास में कोई काम का साधन ही नहीं है, जिसके कारण वो आपका गरीब है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि अधिकतर गैर गरीब रहते हैं लेकिन कभी कभी वे गरीब, सॉरी, जो लगातार गरीब और गैर गरीब होने के बीच में झूलते रहते हैं। ठीक है, 2 महीने काम आया, 2 महीने नहीं है, 2 महीने काम आया, 2 महीने नहीं है। इस प्रकार की जो आपकी निर्धनता होती है, इस प्रकार की जो आपकी गरीबी होती है बच्चे, उसे चक्रीय निर्धनता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त OHCHR के कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति में कितने सदस्य हैं? कितने मेंबर हैं यहाँ पे? कहाँ की बात हो रही है? ये संयुक्त राष्ट्र के, UN के मानवाधिकार उच्चायुक्त OHCHR, यहाँ पर टोटल कितने मेंबर है? टोटल कितने कंट्री यहाँ पे जो है आपके मेंबर है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे बच्चे 18 मेंबर है। वर्तमान में 18 सदस्यों का ये एक समूह है। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा कम है? अभी पूरे भारत की बात नहीं की गई है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ की बात की गई है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कम है। सबसे कम कहाँ पे है? तो बच्चे ये आपको सबसे कम मिलेगी असम में। और सेंसस कौन सा है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है आपका मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस बच्चे एक्चुअल में
ये एक अवधारणा है, ठीक है। और मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपको पूछा है। मेगालोपोलिस का पहले मतलब समझ लीजिए, जैसे आप आज मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, महानगर कहा जाता है, ठीक है। तो महानगर को ही आपका सबसे पहले मेगालोपोलिस कहा गया था। और ये शब्द या फिर ये अवधारणा किस प्रकार से जो है आपके बहुत ही ज़्यादा डेवलप, बहुत ही ज़्यादा नियोजित सुनियोजित शहर आपके बनाए जाएंगे, ये अवधारणा किसकी थी, ये आपकी किसकी थी, पैट्रिक, आपने बहुत बार इनका नाम सुना भी होगा, पैट्रिक गैदेस का, ठीक है। तो पैट्रिक गैदेस के द्वारा यह शब्द दिया गया था मेगालोपोलिस, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन या फिर महानगर जो है इसका अर्थ होता है। अगला है भारत के पहले हिंदी भाषा के समाचार पत्र का नाम बताइए जो कि पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कौन सा था? भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र 1826 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और नाम है इसका उदंत मार्तंड। नाम क्या है? उदंत मार्तंड। अगला है मॉडर्न पेंटाथलॉन। मॉडर्न पेंटाथलॉन में कौन से 5 खेल अनुशासन शामिल हैं? बताइए बच्चे, पेंटाथलॉन में कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट आते हैं? पेंटाथलॉन आपका एक स्पोर्ट्स या फिर एथलेटिक्स का एक इवेंट है। इसमें बहुत सारे खेल जो है आपके शामिल किए जाते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से खेल आते हैं, कौन कौन से खेल आते हैं इसमें। देखिए, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चे इसमें आता है आपका तलवारबाजी, यानी कि फेंसिंग, इंग्लिश में कैसे इसे कहते हैं, फेंसिंग। ये रहा आपका फेंसिंग, तलवारबाजी। फिर इसमें आता है घुड़सवारी, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। फिर इसमें आता है दौड़ना, स्प्रिंटिंग, ये रहा आपका दौड़ना। उसके बाद है निशानेबाजी, ये रही आपकी शूटिंग, निशानेबाजी शूटिंग। फिर है आपका तैराकी यानी कि स्विमिंग, ये रहा आपका स्विमिंग, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो मॉडर्न पेंटाथलॉन है, इस इवेंट का इस्तेमाल बहुत बार जब आपका मल्टी स्पोर्ट्स वाले चैंपियनशिप होते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो गया आपका, एशियन गेम हो गया आपका, ठीक है, या फिर एथलेटिक्स जो आपका चैंपियनशिप होता है, उसमें बच्चे पेंटाथलॉन करके भी आपका एक एथलेटिक्स इवेंट होता है। तो पेंटाथलॉन जो है इन खेलों के समुच्चय को कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से खेल आते हैं इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसमें फेंसिंग आती है, तलवारबाजी आती है, इसमें आपका दौड़ना आता है, रेसिंग आती है, इसमें स्विमिंग आती है, तैरना, शूटिंग आता है, निशानेबाजी और हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी आती है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला है इरिट्रिया, जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना। यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? अब ये कब जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि इरिट्रिया जो आपका देश है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का? कहाँ का कंट्री है ये इरिट्रिया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नक्शे में इरिट्रिया दिख रहा है, ठीक है। ये आपका देश है इरिट्रिया। यहाँ की जो कैपिटल है ये आपकी अस्मारा, ठीक है, ये आपकी राजधानी है। अब अगल बगल अगर आप थोड़ा सा पहचाने, यहाँ पे इथियोपिया है, यहाँ पे आपका सूडान है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिजिबूती दिख रहा है, इधर की तरफ आपको जो है यहाँ पे यनम दिख रहा है, ठीक है। बीच में आपको ये रेड सी दिख रहा है, लाल सागर दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाइए कि इथियोपिया, लाल सागर, ये कौन सा वाला महाद्वीप है? ये बच्चे आपका अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। नॉर्दर्न अफ्रीका है ये अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर वाला भाग है। और यहीं पे आपका एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है इरिट्रिया। अगला है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा दीफू। और दीफू कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन नंबर बी, दीफू असम में। अगला, हाथी झरना कौन से राज्य में स्थित है? मिजोरम में, उड़ीसा में, मणिपुर में, या मेघालय में? हाथी झरना कहाँ पर स्थित है? तो बच्चे ये आपका कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में है, उड़ीसा में है, मणिपुर में है, या फिर मेघालय में है? ये आपको मिलेगा मेघालय में। मेघालय, हाथी झरना, ऑप्शन नंबर डी। मृदा जल तनाव को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मृदा जल तनाव, देखिए सॉइल की जो सॉइल है, मिट्टी है बच्चे, मिट्टी में वाटर टेंशन नापने के लिए, जल तनाव को वाटर टेंशन मापने के लिए, नापने के लिए कौन से यंत्र का, कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, टेंसियोमीटर।
अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रिड समता बाधा को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना है? भारत में इनमें से कौन सी सोलर प्रोजेक्ट है, कौन सी सोलर परियोजना है जो कि ग्रिड समता बाधा को तोड़ने वाली, कहाँ पे बनाई गई थी ये? इसका नाम है बच्चे, मध्य प्रदेश में है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? पूंजी बजट यानी कि कैपिटल बजट। कैपिटल बजट, पूंजी बजट का एक घटक आपको बताना है, कौन सा वाला है? देखिए, इसे याद रखना बच्चे, गैर योजनागत और योजनागत। पूंजीगत व्यय, ये दोनों ही जो है आपके कंपोनेंट है या फिर घटक है किसके? कैपिटल बजट के। ठीक है, इसमें आपका कैपिटल बजट का एक और घटक आता है जिसे हम कहते हैं पूंजीगत आय, पूंजीगत राजस्व, पूंजीगत आय। ठीक है, और एक होता है आपका पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ये दोनों ही जो है आपके पूंजी बजट के घटक हैं। जबकि राजस्व का टैक्स, गैर कर राजस्व, प्रत्यक्ष खर्च, ये आपका राजस्व बजट किसके घटक हैं? ये राजस्व बजट के। अगला है ए आर रहमान ने कितनी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ए आर रहमान के द्वारा कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीता गया है? तो इनके द्वारा बच्चे 2 बार। ऑप्शन नंबर सी, 2 बार इन्होंने संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिला है। 1320 से लेकर के 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत को अगर आप देखें तो बच्चे दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी डायनेस्टीज हैं, जितने भी वंश हैं, उन्हें आपको याद रखना है। जिसमें सबसे पहले आपका गुलाम वंश आता है, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश। तो ये तीसरा वाला है, दिल्ली सल्तनत का तीसरा आपको पूछा है तुगलक वंश। 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश के राजाओं ने शासन किया। अब राजाओं को जो है आपको सही क्रम में लगाना है, सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। ठीक है, फिर है आपका सैयद, और फिर है आपका लास्ट दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा, गुड़ खा तसले में, इस तरीके से याद करते हैं। उसके बाद में दिल्ली में लोधियों के बाद में स्टार्ट हुआ मुगल शासन, मुगलों का शासन, मुगल शासन। ठीक है, लास्ट में बताइए सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया, फिर कौन आया आपका? देखिए, जो तुगलक वंश बचे, तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है 2 ऑप्शन आएंगे, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद में डायरेक्ट फिरोज शाह तुगलक नहीं आया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इनका क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा। संस्थापक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था, उसके बाद में आपका मोहम्मद बिन तुगलक आया, और जो आपका अंतिम सफल शासक हुआ वो फिरोज शाह तुगलक हुआ। ठीक है, तो गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज। अगला है किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को तृतीय लिंग मापने का निर्णय लिया था? बताइए कौन सा साल? ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग मानने का निर्णय कौन से साल में पारित किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, एससी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये इन्होंने किया था 2014 में। ठीक है, 2014 में। ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? ईसाइयों की संख्या निम्न में से बताइए सबसे कम है। देखिए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और हिमाचल प्रदेश है। तो ईसाइयों की संख्या भारत में जिस राज्य में सबसे कम है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। निम्नलिखित में से सियाचिन हिमनद या फिर सियाचिन ग्लेशियर का कौन सा दर्रा भारत में नहीं है? सियाचिन ग्लेशियर से होने वाला, जाने वाला कौन सा दर्रा है जो कि भारत में नहीं है?
देखिए ग्युंगला है, गशीर ब्रह्म है, सल्तोरा है या फिर आपका विलाफोंडला है। तो इसमें से बच्चे ये जो 3 दर्रे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे सियाचिन ग्लेशियर के आसपास हैं। इनमें से जो ग्युंगला है वो आपका यहाँ पे नहीं है, चाइना वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है, चाइना का जो आपका आधिकारिक क्षेत्र है वहाँ पे आता है। तो गशीर ब्रह्म, सल्तोरा और विलाफोंडला ये तीनों के तीनों दर्रे जो हैं आपके सियाचिन ग्लेशियर में आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किसके संबंध में थल वेग सिद्धांत लागू करता है? थल वेग सिद्धांत, थल वेग सिद्धांत। देखिए थलवेग सिद्धांत जो है इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ये बच्चे एक आपका बाउंड्री का डिस्प्यूट है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे आपको उधर की तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है भारत का गुजरात प्रांत। अब गुजरात के जब आप तट को देखेंगे तो गुजरात का तट बच्चे ऐसा है आपका कटा हुआ, एकदम समानांतर नहीं है, कटा चटा तट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गुजरात का तट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका एक एरिया आता है जिसे कि सरक्रीक कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सरक्रीक, जो कि भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बाउंड्री पे बना हुआ है। लेकिन ये कैसा क्षेत्र है, यहाँ पे आपका दलदला क्षेत्र है, ठीक है। तो साल के कुछ वर्षों में यहाँ पे आपको पानी ही देखने को मिलेगा, कुछ वर्षों में जो है आपको यहाँ पे दलदली जमीन देखने को मिलेगी। तो बस ये आपका डिस्प्यूट में है दोनों के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। पाकिस्तान तो कहता है हमारा है, भारत कहता है कि जो थलवेग सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, हमारा है, ठीक है। तो थलवेग सिद्धांत जो है भारत का द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो सरक्रीक वाला एरिया है उस पे अपना अधिकार जमाने के लिए या फिर उस पे जो है अपना अधिकार बताने के लिए, ठीक है। तो सरक्रीक वाला एरिया है, याद रखिएगा ये कहाँ पे है बच्चे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और भारत का जो गुजरात है, ठीक है। दोनों के बीच में आपका यहाँ पे एक छोटी क्रीक का मतलब दरार है, ठीक है। तो नेचुरल दरार है, बस वही दरार जो है आपका साल के कुछ समय में वहाँ पे पानी भरा रहता है तो वो आपका वाटर बॉडी के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। बाकी समय जो है वो आपका दलदला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो वहाँ का डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये जो एरिया सरक्रीक वाला ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में या भारत के अधिकार क्षेत्र में। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारत के अनुसार जो है आपका थलवेग सिद्धांत का इस्तेमाल करके जो है ये जो एरिया है सरक्रीक का वो हमारा ही उसमें आता है, ठीक है, हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आता है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क की सर्वोत्तम गुणवत्ता है? क्वालिटी बतानी है आपको। आयरन ओर जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, कौन सा वाला है इनमें से? आयरन ओर जिसकी क्वालिटी सर्वोत्तम हो, ये कौन सा वाला है? हेमेटाइट, ये है आपका हेमेटाइट। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है? अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एससी, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? हरियाणा है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे कहाँ पे है बच्चे? इनमें से हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? रायपुर में। छत्तीसगढ़ रायपुर में। सिल्यूरियन काल की चट्टानें निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से संबंधित है? बच्चे सिल्यूरियन जो है आपका चट्टान बनने का जो है, जब चट्टान बनी होंगी स्टार्टिंग में तो उन पीरियड को, उन काल को जो है अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। उनमें से आपका एक सिल्यूरियन टाइम पीरियड है, ठीक है। तो सिल्यूरियन टाइम पीरियड में बनी हुई जो आपकी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? उनका एग्जाम्पल आपको पूछा हुआ है कि वो कौन सी है। इसे याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो रॉक सिस्टम है बच्चे, जिसे द्रविडियन रॉक सिस्टम कहा जाता है, दक्षिण भारत में बना हुआ जो आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम है वो सिल्यूरियन काल के चट्टानों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्त ऋषियों के रूप में नामित 7 प्राथमिकताओं में से नहीं है? देखिए अभी जो 2023-24 का केंद्रीय बजट हमारी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इनमें बच्चे इन्होंने जो है सप्तऋषि या फिर 7 प्रकार के उद्देश्य जो है आपके किए हैं, ठीक है। 7 प्रकार के उद्देश्य जो है इन्होंने शामिल किए हैं। तो एक तो आपका अंतिम मील तक पहुंचना है, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट भी है, युवा शक्ति भी है, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं है। 7 बातों में आपका युवा शक्ति भी आता है, ग्रीन डेवलपमेंट भी आता है, अंतिम मील तक पहुंचना भी आता है और महिला शक्ति सशक्तिकरण इसमें नहीं आता है।
भूकंप से प्रभावित तुर्की की सहायता के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा अभियान इंडिया के द्वारा चलाया गया था जब तुर्की और सीरिया में क्या आया था? भूकंप आया था। तो ये ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन दोस्त। अगला है, निम्न में से किस राजा को शकरी कहा जाता है? बताइए, शकरी क्या है? उपनाम है। ठीक है, अब किसका उपनाम है ये? कौन से गुप्त शासक या फिर कौन से मौर्य शासक का नाम है शकरी? किसे कहा जाता है ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश का जो दूसरा राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसे जो है शकरी कहा जाता था। दीवान ए खालिसा के द्वारा अस्थायी रूप से प्रबंधित की जाने वाली अहस्तांतरित जागीर भूमि क्या कहलाती है? क्या कहलाती थी? बताइए। देखिए, दीवान ए खालिसा के द्वारा अस्थायी रूप से प्रबंधित की जाने वाली अहस्तांतरित जागीर भूमि क्या कहलाती थी? जागीर भूमि, जिसका ओनरशिप जो है आपका फिक्स ना हो, है ना, जो किसी के नाम पे ना हो, ऐसी भूमि आपकी पैबाकी कहा जाती थी। ऑप्शन नंबर बी पैबाकी। संसद कानून निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली से जुड़ा था? संसद कानून, सूर्यास्त का नियम या फिर संसद कानून जो है इसे कहा जाता है। और ये बच्चे आपका इजारदारी प्रणाली, भू राजस्व। देखिए, जो भू राजस्व यानी कि जमीन पे जो आप लोग कर देते हैं, भूकर जिसे हम कहते हैं, तो भूकर बचे आपका ब्रिटिश एरा में भूकर को कलेक्ट करने के लिए, उसे संग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग प्रकार के बंदोबस्त किए गए थे, उनमें से एक आपका इजारदारी प्रणाली में था। इसी में आपका ब्रिटिश के द्वारा जो है आपका एक कानून इंट्रोड्यूस किया गया था, संसद कानून, इजारदारी प्रणाली। अगला है, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, इसका नारा किसने दिया था? मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए नारायण गुरु। मराठों ने छापामार युद्ध की कला किससे सीखी थी? मराठों ने छापामार युद्ध की कला किससे सीखी थी? महाबत खान, मानसिंह, मलिक अंबर या फिर इनमें से किसी से नहीं? बताइए। मराठा बच्चे बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी इस प्रणाली के लिए, छापामार युद्ध के लिए। तो ये छापामार युद्ध जो कला इन्होंने सीखी थी मलिक अंबर से सीखी थी। किससे? मलिक अंबर से। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए जीता है। राइटर का नाम बचे क्या है? जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ऑप्शन नंबर डी जॉर्जी गोस्पोदिनोव। टाइम शेल्टर। किस देश ने लगभग 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खीबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? खीबर नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कौन से देश की है? इराक की है, ईरान की है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की है या फिर सीरिया की है? कौन सी कंट्री की ये? ईरान की। ऑप्शन नंबर ए ईरान। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना, अटल जल को दिसंबर 2025 तक 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अटल भूजल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू कब हुई है आपकी? ये स्कीम बच्चे 2019 की है। 2019 में जो है इसे शुरू किया गया था और इसे जो है अभी हाल ही में 2025 तक के लिए क्या किया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है, सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। कौन सा एम्स राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्ययन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है? तो पहला एम्स जो है आपका बन गया है, एम्स दिल्ली है, एम्स पटना है, एम्स रायपुर है या फिर नागपुर है? कौन सा वाला अस्पताल है बच्चे इनमें से जिसके द्वारा इस प्रत्ययन बोर्ड की मान्यता प्राप्त कर ली गई है? ये आपका भारत का पहला एम्स है, एम्स नागपुर। एम्स नागपुर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ध्यान से रखना है याद, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन महिला का नाम है सेलेस्ते साउलो।
ऑप्शन नंबर डी सेलिस्ते साउलो, इन्हें नियुक्त किया गया है। और यहाँ इस पद पे महासचिव के पद पे नियुक्त होने वाली ये क्या है, पहली महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और बाकी सारे का सारा आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है। आज क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगे होंगे बच्चे। ठीक है, इतने समय से हम जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाते हुए आ रही हूँ उसमें क्या है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अधिकतर जितने भी अभी तक आपके सेशन हुए हैं वो आसान ही थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा अपने जोन से थोड़ा सा बाहर जाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, और करंट अफेयर यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपको एक अलग से सेपरेट सेशन दिया जा रहा है, वीकली सेशन है वो। ठीक है, तो वीकली सेशन सैटरडे को रात को 9 बजे आपको देखना है। वहाँ पे बच्चे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा, साथ ही वहाँ पे वीकली करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हफ्ते भर का करंट अफेयर और पिछले 6 महीने का रिवीजन आपके बार के एग्जाम के लिए आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास में मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैटिक के लिए जो है स्टैटिक के लिए मटेरियल दिया जाता है, तो उसे आपको ध्यान से यूटिलाइज करना है। बिल्कुल फ्री में मटेरियल मिल रहा है। और आपको अगर रिवीजन करना है बच्चे इस सेशन का, तो आप जो है मेक इट इजी स्किल, MIE स्किल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, MIE स्किल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको फ्री में PDF भी दी जाती है ताकि आप बाद में जो है क्लास के बाद में उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।